Hi dear students, welcome back to my YouTube channel आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग इंटरमीडिएट चैप्टर सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसमें हम लोग आज कंसंट्रेटेड से रिलेटेड नॉर्मेलिटी, मोलरिटी के बारे में हम लोग बता चुके हैं। इसमें नॉर्मेलिटी का जब कैलकुलेशन की बात आती है तो इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार निकालने में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे दूर करेंगे, कैसे हटाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, एसिड का इक्विवेलेंट वेट, बेस का इक्विवेलेंट वेट आसानी से निकालना आप लोगों को बताया था। अब बात आती है कि कुछ और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। NaOH तक, यहां तक आप लोगों का तुल्यांकी भार निकालना आप लोगों को बता दिया गया। जब बात डाइबेसिक एसिड की होगी, डाई एसिडिक बेस की होगी, तो डाई एसिडिक बेस में MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, ये सब डाई एसिडिक बेस में आते हैं, द्विअम्लीय क्षार में आते हैं। इन सब की क्षारकता, अम्लीयता मतलब एसिडिटी 2 होती है। अब हमको किसी का भी तुल्यांकी भार निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, तो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। और ये डाई एसिडिक बेस होता है, तो डाई एसिडिक बेस के बिहाफ पर 2 से आपको डिवाइड करना। तो कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। OH O16 H17 तो 34 हो जाएगा अपॉन 2, दैट इज 74/2। तो आंसर आपका आ जाएगा 37। तो डाई एसिडिक बेस होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार की गणना आप इस तरीके से इसमें करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग। हम बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेस की, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए क्या कैसे करेंगे। ट्राई एसिडिक बेस होगा तो उसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ रहे होंगे? AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दीस। ये सभी इनके एग्जांपल्स होंगे। बस आप किसी का भी आप निकालना चाहेंगे, ये सब त्रिअम्लीय क्षार हैं, तो इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? Al का 27, OH का 17, 17 होता है अपॉन 3, तो 5 8 और 5 2 7 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 18। और इस तरीके से 3 अम्लीय क्षार के लिए तुल्यांकी भार की गणना इस प्रकार की जाती है। कुछ और भी अन्य तुल्यांकी भार हैं, उनका कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे यदि हम आयंस की बात करते हैं।
रेडिकल्स की बात करेंगे, आयंस में तुम्हारा मूलक की भी बात कर लेते हैं। तो मूलक के लिए जब आप तुल्यांकी भार की गणना करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयंस, आयन का अणुभार हो जाएगा बटे जितना उस पे आवेश, कुल आवेश, टोटल चार्ज। इसके बिहाफ पर कैसे क्वेश्चंस होंगे उसके आप देखिएगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप सल्फेट -2 ले लीजिए, C2O4 ऑक्सीलेट ले लीजिए, क्लोराइड माइनस ले लीजिए, कोई भी होगा किसी का भी। तो आप इस तरीके से एक एग्जांपल बता करके आपको बता दे रहा हूं। सल्फेट आयन का सपोज अगर आप निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फेट, तो सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 64, और आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, -2 रखेंगे, 96/2 दैट इज 46। इस तरीके से रेडिकल का निकाल लेंगे, मूलकों का तुल्यांकी भार की गणना करेंगे। फिर बात करते हैं साल्ट की, लवण के लिए। साल्ट के लिए, तो साल्ट के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, लवण का तुल्यांकी भार बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट इन कैटायन, धनायन पर उपस्थित आवेश हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की जब बात आएगी के लिए, तो पहले सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो 23 × 2 प्लस कार्बोनेट का 12 हो जाएगा और ये 48, पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो 106 आ जाएगा। तो Na2CO3 106 और सोडियम कार्बोनेट का तोड़ेंगे तो 2Na प्लस और CO3 -2 में होगा। तो Na पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, आपको 2 टाइम्स के लिए, और इस तरीके से 53 निकल। तो इस तरीके से आप तुल्यांकी भार निकालेंगे। लेकिन जो आक्सीकारक और अपचायक होते हैं उनका तुल्यांकी भार निकालने का थोड़ा सा तरीका कुछ अलग होता है। वो कैसे होता है तो वो भी मैं अपने एक अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के हिसाब से हम लोग इसका क्या, अम्लीय माध्यम के लिए अलग, क्षारीय माध्यम के लिए अलग, उसके बेसिस पर इनका तुल्यांकी भार निकाला जाता है। अब बात आती है मोललता की। तो मोललता को मोलैलिटी कहा जाता है। अगले 2 टॉपिक की बात हम लोग करेंगे। मोलैलिटी, जिसे हम लोग मोललता कहते हैं, और एक और मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। की बात की जाएगी। देखिए, मोललता किसी विलेय पदार्थ के
मोलों की संख्या 1 किलोग्राम में जितनी डिसॉल्व होती है, विलयन में डिसॉल्व होती है, वो उसकी मोललता कहलाती है। और मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम of a solution is known as a molality of a solution। देखिए, मोल प्रभाज की बात करें, जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन की यदि परिभाषा बनाए या मोल फ्रैक्शन की एक्चुअल परिभाषा बनाने की कोशिश करें, तो मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन चाई एक्स के फॉर्म में होता है, जिसे चाई बोला जाता है। सपोज दैट सॉल्यूट के लिए आप निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्वेंट की बात करेंगे, विलायक की बात करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। तो किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय या किसी विलायक के मोल प्रभाज की यदि परिभाषा बनाएंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ का मूल प्रभाज कहते हैं। विलेय का मूल प्रभाज बोलेंगे या विलायक का मूल प्रभाज कहा जाएगा। देखिए, इसके बेसिस पे यदि बात करेंगे तो सॉल्यूट के लिए होगा तो ये फार्मूला स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन तुम्हारा बनेगा। और सॉल्वेंट की यदि बात होगी तो कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। यहां पर जब हम बात करते हैं तो जो स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या होती है, तो स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम लिखी जा सकती है, और कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम लिखी जाती है। रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, विलेय और विलायक का इस तरीके से अंतर रहेगा। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल प्रभाज की बात करें, तो मोल प्रभाज का मोललता मोलरता दोनों से भी संबंध होता है। पहले आप चीजों को जाने कि एक्स सॉल्यूट, यहां पे चाय भी बोलते हैं उसको, प्लस एक्स सॉल्वेंट, दोनों का समफ 1 होता है। अब सपोज दैट किसी फार्मूले को थोड़ा सा और भी आप ऊपर ले जा सकते हैं, उसको ऊपर ले जाने में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप समझिए जरा। अब जब सपोज दैट कि कोई 3 पदार्थ दे दिए, 3 सब्सटेंस दे दिए जाएंगे, तो उनका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, इनको जरा समझिए। ए बी सी, सपोज दैट 3 पदार्थ है, तो अब उसके बिहार पे इसका फार्मूला क्या बनेगा? मान लीजिए हमको ए के मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, मतलब ए बी सी के कुल मोलों की संख्या और जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना होगा वो इस तरीके बनेगा। यदि हम बी की बात करेंगे तो बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और जब हम सी की बात करेंगे तो वो इस तरीके से निकल करके आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस पर देख लेते हैं। मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोललता, एक दूसरे से रिलेटेड सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और उनको किस तरीके से करेंगे तो जरा उनके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे।
देखते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए भी हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़ा सा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सपोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग x माने ले रहे हैं ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार आप लोगों को निकालना बताया था कि कैसे निकलेगा। डाइबेसिक एसिड होता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे पता है आपको। In 100 ml of 0.2 n, तो नॉर्मलिटी 0.2 n है सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जरा चीजों को समझने की कोशिश करिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? बेसिक कांसेप्ट जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता था? W बाई M, मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, इंटू आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कब निकलेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब निकलेंगे? जब हमें W बाई M इंटू दिस, तो ये वैल्यू पता होगी, W पता होगा तो हम निकाल लेंगे। देखिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया था W इज इक्वल टू MEV बाई 1000 होता है। नॉर्मेलिटी 0.2, इक्विवेलेंट 63 और वॉल्यूम तुम्हारा 100 ml है। तो ml में है तो 1000 रहेगा अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.2 और ये 6.3, 126 आ जाएगा। दो नंबर के बाद हो जाएगा, तो 1.26 ग्राम इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आप इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x इज इक्वल टू W की वैल्यू 1.26, और m अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या हुआ कि ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 126 होता है। तो 126 इंटू 6.022 लिख दीजिए, या 23 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 23, क्या हो जाएगा? 100, और 100 का मतलब 10 की पावर 2, और ऊपर जाएगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से पहला क्वेश्चन में अणुओं की संख्या निकालनी थी, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से निकलेगा। स्टूडेंट इसको आप लोग देख लीजिए, और जिसको है वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड की फिर बात करते हैं गैस। द डेंसिटी ऑफ 20% बाई मास। जब बाई मास बोलेगा तो क्वेश्चंस के फार्मूले जो होते हैं वो बहुत इजीली आप सिंपल वाले लगा सकते हैं, और मास अपॉन वॉल्यूम बोलता है तो वो उसका फार्मूला अलग तरीके से लगता है, आपको बताते हैं। द डेंसिटी ऑफ 20% बाई मास ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्यूशन इन वाटर इज 1.06 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन में
बाई मास से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मोलैरिटी फाइंड करने का एक फार्मूला आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा एक फार्मूला बता रहा हूं, x% स्मॉल w बाई मतलब बाई मास इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास एम। यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ओनली रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो कह रहा है 20%, तो जो 20% उसको 100 से डिवाइड मत करिएगा, 20 लिखिएगा। और डेंसिटी 1.06 इंटू 10 और KCl के लिए बोल रहा है, तो हमको KCl का मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो जाएगा 200 और K का 39 होता है और ये 35.5 हो जाएगा। इट मीन दैट 2 इंटू 106 अपॉन 74.5। आप इसको इजिली कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर लीजिएगा, और इस तरीके से मोलैरिटी का कैलकुलेशन हो जाएगा और इस तरीके से आप मोलरता निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को नोट करना है। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में मोलैरिटी का कैलकुलेशन करने के साथ साथ आप लोगों को मोललता भी निकालना है, मोलैरिटी भी निकालनी है, तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम? ये सभी क्वेश्चंस एक पास में आपको नोट कर चुके हैं कि जिससे कि आपको क्वेश्चन को बताने में कोई दिक्कत ना हो। फिर बात आती है मोलैरिटी भी निकालना, तो फ्रॉम रिलेशन between molarity and molarity, तो इसके लिए आप एक फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। यहां पे कैपिटल M मोलरता को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल m मोलरता को रिप्रेजेंट करेगा। D माइनस का m डॉट ma, m मोलरता और ma जो होता है एक रिप्रेजेंटेशन है, वो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन 1000। और अब आपको क्या करना है, मोललता निकालनी है। तो ये फार्मूला भी बहुत याद रखिए, बहुत जरूरी फार्मूला है। तो देखो स्टूडेंट्स, याद रखो कि मोलरता आपने ये निकाली है, यहां रख देंगे, m आपको कैलकुलेट करना है और d की वैल्यू घनत्व आपको दिया गया है 1.06 माइनस m निकाली है, ma आपको पता है, अपॉन 1000 करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जिन्हें नोट करना है वो क्वेश्चंस को नोट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोल फ्रैक्शन पर, मोल प्रभाज पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूं। मूल प्रभाज पर आधारित क्वेश्चंस है, देखिए जरा सभी लोग ध्यान से। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, a solution be used in hand lotion in the preparation by mixing 90 ग्राम वाटर। ये वाटर हो गया 9.2 ग्राम
एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल 90 ग्राम है। एथिल अल्कोहल 9.2 ग्राम है। और कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, सॉरी ग्लिसरॉल, तीसरा जो है वो ग्लिसरॉल है 18.4 ग्राम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना है। आप लोगों को हिंट देंगे और समझा के कैलकुलेशन आप लोग करेंगे कि भाई कैलकुलेशन आप अपना अपना मजबूत कीजिए। टीचर्स आपको जो है वो क्वेश्चंस करने के तरीके बता रहा है। तो सबसे पहले 3 सब्सटेंस हो गए, सिंपल सी बात है, आप सभी के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो वाटर के लिए इसे N1 मान लीजिए, तो W/M1 हो जाएगा, W1/M1 तो 90 ग्राम अपॉन 18 कर लीजिएगा। इससे आपका वाटर के मोल्स निकल आएंगे। एथिल अल्कोहल की बात करते हैं तो C2H5OH इसका फार्मूला होता है, ठीक। तो N2 रख लिया जाएगा, तो इसके लिए W2/M2 हो जाएगा 9.2 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का निकालने नहीं पड़ेगा 46 होगा। इस तरीके से N2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ग्लिसरॉल की बात करोगे तो देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2OH, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मतलब कितने 1 2 3 C3, और H कितने हो गए 8, और क्या हो गया O3 हो गया। इसके बिहाफ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा 36 + 8, और ये 48, 44 हो जाएगा, और ये 48, और ये हो जाएगा 92। तो इससे N3 निकलेगा 18.4/92। इस तरीके से सभी के मोलों की संख्या निकालने के बाद जिसके मोल फ्रैक्शन आपको निकालने होंगे, आपको ग्लिसरॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने, तो उसी के मोलों की संख्या को आपको ऊपर रखना है, और ऊपर रखने के बाद कुल मोलों की संख्या कर दीजिएगा N1 + N2 + N3, ठीक है। और इनका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है।